हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज लास्ट 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, है ना। 6th 7th 8th 9th पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से। 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज का चैप्टर क्या है हमारा? आज का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ चुके हो। अब टाइम है कि सबको इंटीग्रेट करके एक साथ पढ़ने का, ठीक है, एक साथ पढ़ने का। ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। ऐसा चैप्टर है कि बहुत हद तक चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, एक आध चीजें नई हैं जिनके बारे हम लोग जानेंगे अभी। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, वो प्रक्रियाएं हैं जो लाइफ में चल रही हैं। और कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं? तो सबसे पहले है ग्रोथ। सबसे पहले क्या है? ग्रोथ यानी कि वृद्धि, है ना। हम सब लिविंग हैं तो हम सब में ग्रोथ है, हम सब में वृद्धि है। इसके बाद क्या आता है? डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। एक सेकेंड, डाइजेशन यानी कि पाचन। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है। यही सारे प्रोसेसेस के बारे, यही सारी प्रक्रियाओं के बारे जो है ये चैप्टर आपसे बात करता है। तो सारे प्रोसेसेस के बारे, सारे प्रक्रियाओं के बारे एक ही चैप्टर में बात हो रही है। और इन सारी चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ब्रेक कर करके थोड़ा थोड़ा करके हम पहले सारी चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा दूं। चलो देखो, यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका स्टमक है। मान क्या लीजिए, ये आपका स्टमक है, ये आपका पेट है, ठीक। आपने खाना खाया, खाना खाया, मान लीजिए आपने खाने में लिया ग्लूकोज। जो मेन हमें बात करनी है वो यहाँ पे किसकी करनी है? ग्लूकोज की करनी है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? ग्लूकोज आपके ब्लड के माध्यम से, आपके ब्लड के माध्यम से यानी आपके रक्त के माध्यम से कहां पे पहुंचेगा? पहुंचेगा आपकी एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक, ठीक है। तो ग्लूकोज आपके ब्लड के माध्यम से आपके सेल तक यानी कोशिका तक पहुंचेगा, ठीक। फिर क्या होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस के साथ आप अंदर कौन सी गैस लेते हैं? आप अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। आप अंदर लेते हैं ऑक्सीजन। तो इसी सेल में ग्लूकोज भी पहुंचेगा खाने के द्वारा। और क्या पहुंचेगा? ऑक्सीजन पहुंचेगा। जब आप सांस लेते हैं तो उसके द्वारा ऑक्सीजन भी अंदर आएगा, है ना। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन साथ में रिएक्ट करेंगे, साथ में रिएक्ट करेंगे। और आपकी सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में बहुत सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा। किस रूप में? ऊर्जा किस रूप में? तो ऊर्जा एटीपी के रूप में, ठीक है। ऊर्जा किस रूप में? तो ऊर्जा जो मिलेगी आपको वो एटीपी के रूप में मिलेगी, ठीक। क्लियर है ये वाली चीज? तो ये समझे कि सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। खाना खा रहे हो, ब्लड के थ्रू आपके सेल्स में ग्लूकोज पहुंच रहा है। सांस ले रहे हो, उसी ब्लड में जो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन घुल जाता है और वही ऑक्सीजन आपके सेल्स तक पहुंच रहा है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर दोनों मिल रहे हैं, दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से आपको मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो समझ में आ गया कि इनका रोल हो गया, डाइजेशन का रोल हो गया, रेस्पिरेशन का रोल हो गया, सर्कुलेशन का रोल हो गया। सर्कुलेशन यानी कि ब्लड, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन, डाइजेशन यानी ग्लूकोज, है ना। सबका कहीं ना कहीं रोल होता चला गया।
ठीक, अब आता है मेन एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन में अब हम क्या देखेंगे कि जो चीज आपको जरूरी नहीं है, जो चीज आपके लिए वेस्ट है, कचरा है, उसको शरीर से बाहर निकालना। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी यूज नहीं करती, तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित कर देते हैं सांस के माध्यम से, है ना। तो एक्सक्रीशन क्या हो गया, उत्सर्जन करना, हर उस चीज को निकाल देना जो आपके लिए क्या है, एक वेस्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि उत्सर्जन का मतलब सिर्फ होता है कि शरीर से यूरिन बाहर निकालना, मूत्र बाहर निकालना। जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जब आप छोड़ते हैं तो वो भी एक तरीके का उत्सर्जन है। जब आपको पसीना आता है तो वो भी एक तरीके का उत्सर्जन है, यानी कि एक्सक्रीशन है। ठीक, क्लियर हो गई ये वाली चीज, है ना। तो ये आपके सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको आपको जानना है। क्लियर, आगे चले। फिर आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, यानी कि पोषण की। फिर से रिपीटेड चीजें हैं। पोषण दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। यानी कि कुछ जीव जो हो सकते हैं वो स्वपोषी हो सकते हैं, कुछ जीव क्या हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं। स्वपोषी कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, आपके पौधे होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। तो है ना, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है जिस चीज को आप खाते हैं उससे एनर्जी लेना या ऊर्जा लेना, और वो दो तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया भी आपके क्या होती हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं। एक बार यहां पे देखिएगा, कुछ बैक्टीरिया भी आपकी क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ को हिंदी में क्या कह देते हैं, स्वपोषी कह देते हैं। तो प्लांट्स के साथ साथ कुछ और बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ और जीवाणु भी होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जो क्या होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक, अब एनिमल्स पे आ जाओ। तो एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स हैं हेटेरोट्रॉफ, यानी कि परपोषी, या यूं कहें तो विषमपोषी, है ना। यानी कि अपने आप पे निर्भर नहीं करते, दूसरों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, 3 तरीकों का हो सकता है। सबसे पहला आपको जानना है वो कौन सा होता है, वो होता है होलोजोइक, है ना। आपके और हमारे, मतलब हम जितने भी ह्यूमंस हैं सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया और शरीर के अंदर उसका पाचन हो रहा है। आपने खाना खाया और उसका डाइजेशन, उसका पाचन कहाँ हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर हो रहा है। ये कहलाता है होलोजोइक। आप हो गए, अमीबा हो गया, इन सब में क्या है, होलोजोइक। ठीक है, ये सब तरह के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो पहले तरीके का न्यूट्रिशन क्या हो गया, होलोजोइक। दूसरे तरीके का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, सैप्रोफाइटिक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मृतपोषी। हिंदी में क्या कहते हैं, मृतपोषी। इसको समझना है तो बहुत सिंपल देखो, जब भी आप रोटी खाते हो, आप सिर्फ रोटी खाते हो और आपके मुंह के अंदर जो थूक होता है वहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं करते कि पहले रोटी पे थूक देते हो फिर उसको खाते हो, नहीं करते ऐसा, है ना। ये मैं आपको इसीलिए समझा रही हूं क्योंकि जो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मृतपोषी तरीका है, वो क्या करता है कि वो जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पाचन के जो भी एंजाइम्स होते हैं, वो पहले उस पर डाल देता है, बाहर ही पाचन हो जाता है और शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, शरीर उसका अवशोषण कर लेता है। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक यानी मृतपोषी वो हैं, नाम ही बता रहा है, जो मृत से, जो डेड से अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण ले रहे हैं, जैसे कि फंजाई या हिंदी में जिनको हम कवक कहते हैं। अब इनका तरीका क्या है पोषण लेने का, ये बाहर ही, ठीक है, समझ लीजिए कि बाहर इन्होंने थूक दिया मतलब अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अपने पाचन के एंजाइम्स हैं, इन्होंने बाहर ही स्रावित कर दिया, सारा का सारा पाचन बाहर ही हो गया, वहीं से एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो गया। जबकि आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो, पाचन आपके शरीर के अंदर होता है, तो आप हैं होलोजोइक। समझ में आ गई बात। तीसरा देखिए, पैरासिटिक यानी कि परजीवी, जो क्या हो, जो दूसरों पर आधारित हो अपने पोषण के लिए।
जैसे कि कसकटा, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हो, अमरबेल। अमरबेल क्या है, एक पौधा है ना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स ही जो हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हो, प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। कुछ पौधे भी जो हैं वो भी विषमपोषी हो सकते हैं, है ना, वो भी परजीवी हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, कसकटा। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आगे चल के 3 तरह का हो गया, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक यानी या मृतपोषी, और पैरासिटिक यानी परजीवी। क्लियर है ये वाली चीज? यस, डन। तो कसकटा हो गया, टिक्स हो गया, ये कुत्तों के शरीर में छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं सर, उनको टिक्स कहा जाता है। क्लियर? चलिए, सो ये न्यूट्रिशन की बात हो गई। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें बात कर चुके हैं कि 4 चीजें चाहिए, वो रिपीट नहीं कर रही। इसके स्टेप्स क्या होते हैं उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे सनलाइट होता है, यानी सूर्य होता है, जिससे आपको क्या मिल रही होती है, जिससे आपको मिल रही होती है लाइट एनर्जी, जिससे आपको मिल रही होती है लाइट एनर्जी। ठीक है, तो सनलाइट से आपको क्या मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है। ये रहे पत्ते, और पत्तों में क्या मौजूद है, पत्तों में मौजूद है एक पिगमेंट जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, या हिंदी में कहें तो पर्णहरित वर्णक, पर्णहरित वर्णक। ठीक है, अब होता क्या है कि लाइट एनर्जी ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषित करता है, और ये लाइट एनर्जी किस में बदल जा रही है, ये लाइट एनर्जी जो है ये बदल जा रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ये लाइट एनर्जी किस में बदल जा रही है, केमिकल एनर्जी में। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, सनलाइट आई, उससे लाइट एनर्जी आई। लाइट एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गई, क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित हो गई। वो लाइट एनर्जी किसमें परिवर्तित हो गई, केमिकल एनर्जी में। और क्या हुआ, इसी केमिकल एनर्जी से वाटर यानी कि पानी क्या हुआ, पानी स्प्लिट होकर दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें चाहिए। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है तो बर्तन चाहिए, सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, ठीक उसी तरह प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। सबसे पहली चीज चाहिए सनलाइट यानी सौर्य ऊर्जा। दूसरी चीज क्या चाहिए, वाटर, पानी कहाँ से मिलेगा, जड़ों से मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो आप छोड़ते हैं, है ना, सांस लेते टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और चौथी चीज क्या चाहिए, चौथी चीज चाहिए क्लोरोफिल, जो पत्तों के पास होती है, जो पत्तों के पास होती है। ठीक है, तो समझ गए क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुई किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा। लाइट एनर्जी किसमें बदल गई, केमिकल एनर्जी में बदल गई, है ना। और केमिकल एनर्जी से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल था आपका, वो वाटर मॉलिक्यूल टूटा और आपको मिला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तभी तो फोटोसिंथेसिस में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन निकालते हैं। अक्सर सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, किससे आया, तो वो ऑक्सीजन आता है वाटर से। वो ऑक्सीजन किससे आता है, वाटर से। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, बचा ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो चौथा स्टेप क्या हो गया, यही कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के इसमें और रिएक्शंस होते हैं और इसी से हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज। इसी से हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज। हो गया, ठीक, क्लियर हो गई ये वाली चीज। जल्दी से बताएंगे, तो फोटोसिंथेसिस में ये स्टेप्स इंवॉल्व होते हैं। ठीक, क्लियर, डन, आगे चले, आगे चले, चलो। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। तो फोटोसिंथेसिस की बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टोमेटा के बारे में, जिसमें कि आपको चीजें पता है कि गैसों की जो अदला बदली होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है।
स्टोमाटा को हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा को हिंदी में हम कहते हैं रंध्र। स्टोमाटा को हिंदी में हम क्या कहते हैं? रंध्र के नाम से जानते हैं। तो पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमाटा यानी रंध्र, और इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। स्टोमाटा के दो काम हैं, ट्रांसपिरेशन, जिसको हिंदी में आप वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, और दूसरी चीज क्या है? गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान, और दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक। अब स्टोमाटा के खोलने और बंद होने के लिए कौन सी सेल, कौन सी कोशिका जिम्मेदार है? तो वो है गार्ड सेल्स, है ना, गार्ड सेल, है ना। गार्ड सेल जो है, जैसे गार्ड जो है वो गेट खोलता है बंद करता है, ठीक उसी तरह स्टोमाटा का खोलना और बंद करना कौन करता है? गार्ड सेल करता है, ठीक। क्लियर? पढ़ा चुकी हूं, बस फटाफट से आपको रिवाइज करा दिया। सारा चैप्टर आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़ चुके हैं, ठीक। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये अमीबा है। तो अमीबा अपना खाना कैसे खा रहा है ना? आप सबको पता है कि अमीबा अपना शेप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, क्योंकि अमीबा के पास क्या है? झूठे पैर हैं, जिनको हम स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही अमीबा को अपना खाना दिखा, अमीबा ने क्या किया? अमीबा ने स्यूडोपोडिया के थ्रू उस खाने को क्या किया? घेर लिया, और उस खाने को अपने शरीर के अंदर ले लिया, है ना। इसके पास फूड वैक्यूल होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचन के लिए जरूरी जो एंजाइम हैं वो होते हैं, और इस तरह से ये अपना खाना ग्रहण करता है, ठीक। तो ये अमीबा की बात हो गई। दूसरी तरफ आपको चित्र दिखाया गया है पैरामीशियम का, ठीक है, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है। पैरामीशियम के पास छोटे छोटे हेयर लाइक चीजें हैं, छोटे छोटे बाल जैसी चीजें हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको सीलिया कहा जाता है। अब सीलिया पता है बिल्कुल चप्पू की तरह होता है। नाव, जब लोग नाव में बैठते हैं तो चप्पू चलाते हैं ना, उसी तरह से सीलिया होता है ना। तो सीलिया जो पैरामीशियम में क्या होता है, जैसे खाना इधर है तो यही सीलिया बिल्कुल आएंगे ऐसे चप्पू की तरह, और इस खाने को इस अमीबा के माउथ के थ्रू, ये माउथ है इसका, अमीबा कह रही हूं, सॉरी, पैरामीशियम, ये माउथ है इसका। तो पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, और चप्पू की तरह चलाते चलाते इस खाने को इसके शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या? सीलिया। सीलिया, तो सीलिया किस में मदद करता है? सीलिया मदद करता है पैरामीशियम में, और अमीबा में कौन मदद करता है? फूड, ठीक। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका मैकेनिज्म अलग है खाने का। हमारा जो मैकेनिज्म है वो अलग है, हमारा पूरा का पूरा तंत्र होता है ना। हम सिंपल डिफ्यूजन से खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है, हमारे पास बहुत तरीके के सेल्स हैं, बहुत तरीके की कोशिकाएं हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास पूरा बाकायदा पाचन तंत्र है, ठीक। अब कहां पर किसका डाइजेशन है, ये चीज आपको पढ़ा चुकी हूं मैं, है ना। ये चीज आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, कहां पर किसका पाचन है। लेकिन दोबारा एक बार बस बता दूं, फटाफट से रिवाइज करा दूं। खाना आप मुंह के अंदर रखते हैं, तो मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम है? एक सेकेंड, मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम है? तो मुंह के अंदर आपका एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेस। मुंह के अंदर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेस। और ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करेगा? ये सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है। तो ये स्टार्च को तोड़ता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो स्टार्च को तोड़कर क्या बना देता है? माल्टोज बना देता है। डाइजेशन का मतलब है जटिल चीज को सरल चीज में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया सलाइवरी अमाइलेस। अब देखिए खाना यहां पर आता है, ये है इसोफेगस यानी कि खाने की नली। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण से खाना चला गया, नहीं।
आपका जो इसोफेगस होता है वो किसका बना है? वो मसल्स का बना है, मांसपेशियों का बना है, और उनमें क्या होता है? उनमें संकुचन होता है ना। तो इस पूरे पाइप में मसल्स बने होते हैं, मसल्स की बनी है ये पाइप, और इनमें क्या है? इनमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा खाना आपके स्टमक यानी कि पेट में पहुंचता है। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस यानी कि खाना सीधा नहीं जाता, बट बहुत सारा संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके द्वारा खाना आपके पेट तक पहुंचता है। ठीक है, पेट में क्या मौजूद है? तो पेट में मौजूद है पेप्सिन। स्टमक में मौजूद क्या है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करता है? ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद खाना आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। आपको मैंने ये भी बता दिया था कि खाना कभी भी ना तो लिवर में जाता है, ना तो गॉल ब्लैडर में जाता है, ना तो पैनक्रियाज में जाता है ना। खाना सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाता है। लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये जो भी चीजें स्रावित करते हैं ये सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में फेंक देते हैं। ठीक है, तो खाने का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? खाने का पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन या खाने का पूर्ण पाचन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली एनस के थ्रू जो वेस्ट है वो आपके शरीर से बाहर चला जाता है। सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे से छोटे क्लासेस में। ठीक है, सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे चले हम लोग। सिंपल है इसलिए थोड़ा सा पढ़ा रही हूं क्योंकि ये चीजें पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं आप, है ना। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। लंग्स होती हैं, लंग्स के बाद एल्वियोलाई है, कूपिका है ना। एल्वियोलाई को हिंदी में कूपिका कहते हैं, और वहीं पर गैसों की अदला बदली होती है। तो यहाँ पर भी ऐसी कोई नई बात नहीं है जो सिर्फ इसमें लिखी हुई है और आपने पहले नहीं पढ़ रखी। हाँ, एक दो चीजें आपको जाननी चाहिए, जैसे कि जो जलीय जंतु हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? वो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है उसको प्राप्त करते हैं, है ना। जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। अब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम है। इसीलिए जो जलीय जंतु होते हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट यानी उनका श्वसन दर ज्यादा होता है। किससे? स्थलीय जंतु से, यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल से। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का रेस्पिरेटरी रेट, श्वसन दर कम होता है, जलीय जंतु का श्वसन दर ज्यादा क्यों होता है? कारण क्या है ज्यादा होने का? तो कारण यही है कि जलीय जंतु में जो डिसॉल्व्ड, जो जल में, जो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन की तुलना में कम है। तो इसलिए वो ज्यादा तेजी से सांस लेते हैं, है ना। इसलिए उनका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, बस। और इसमें ऐसी कोई भी नई बात नहीं है जो आपको नहीं पता। आगे चले। ये पूरा चैप्टर हम लोग फटाफट फिनिश कर सकते हैं। फिर आता है क्या? हार्ट के बारे। अब हार्ट के बारे भी आपको पता है, कोई नई बात नहीं है। ये हार्ट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्ट का पूरा एनिमेशन के साथ आपको मैंने हार्ट समझाया था, है ना। ब्लड के बारे भी पढ़ चुके हैं, हार्ट के बारे भी आप पढ़ चुके हैं। हाँ, यहाँ पर एक और नई चीज है, जो क्या है? जो है लिम्फ। एक और नई चीज है जो क्या है? लिम्फ, जिसको हिंदी में लसिका कहते हैं। लिम्फ क्या है? लिम्फ के बारे हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो लिम्फ क्या होता है? आप सबको पता है कि जो आपकी आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, मान लो ये एक सेल है ना। तो इस सेल के अंदर एक आर्टरी यानी कि धमनी प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आर्टरी क्या करती है? छोटे छोटे ब्रांचेस में, छोटी छोटी शाखाओं में टूट जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। जिनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज यानी कि केशिका। ठीक है। अब मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये इसकी कैपिलरीज और ये इसकी कैपिलरीज। ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि कैपिलरीज में छोटे छोटे छेद होते हैं। ओके, जब कैपिलरीज में छोटे छोटे छेद होंगे तो उन छेद के थ्रू थोड़ा सा प्लाज्मा बाहर आ जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स होते हैं वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। ठीक है, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, तो दोनों के बीच में जो जगह है वो जगह क्या कहलाएगी? इंटर सेल्यूलर स्पेस। इंटर सेल्यूलर स्पेस, इंटर का मतलब बीच में, सेल्यूलर का मतलब सेल, तो सेल के बीच की जगह क्या है? इंटर सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कैपिलरीज, केशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके थ्रू प्लाज्मा के प्रोटीन्स, है ना, और वो क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस में। ठीक है, तो उसी को क्या नाम दिया जाता है? उसी को कहा जाता है क्या? अरे ये क्या हो गया? हाँ, इसी को कहा जाता है लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड इसी को कहा जाता है। चलो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी देख लेते हैं, पौधों में परिवहन भी देख लेते हैं, है ना, पौधों में परिवहन देख लेते हैं। चलिए, ये भी आपको पता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है पानी, पानी और खनिज पहुंचाने का काम जाइलम का है। और फ्लोएम क्या पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है खाना। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फ्लोएम जो है वो खाना पहुंचाता है। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए होता क्या है कि जब आप पौधे में पानी डालते हैं, जब आप पौधे में पानी डालते हैं तो उस समय होता क्या है कि वाटर एंड मिनरल्स जाइलम के द्वारा ऊपर जाते हैं पौधे के बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, तो जाइलम के थ्रू पानी और पोषक तत्व जो हैं वो ऊपर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये भी मैंने आपको बात बता दी थी, ये भी मुझे याद है, आपको मैं बता चुकी हूँ कि जाइलम में जो फ्लो होता है वो वन वे होता है ना, वो वन वे होता है, एक डायरेक्शन में होता है। जबकि फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फ्लोएम खाना पहुंचाता है, यानी कि ग्लूकोज। खाना का मतलब पौधे का क्या है? वो ग्लूकोज है ना। तो ये ग्लूकोज बनता कहाँ है? ये ग्लूकोज बनता कहाँ? ये ग्लूकोज बनता है पत्तों में। तो पत्तों से इधर भी जाना है ना, यहाँ भी अगर कोई फल होगा तो उसके पास भी जाना है, नीचे जड़ों को भी जाना है कि नहीं? तो इसीलिए फ्लोएम में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी परिवहन होता है, वो दोनों साइड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो ऊपर की ओर भी है, नीचे की ओर भी है ना। ये एरो ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी जा रहा है। तो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन परिवहन है वो क्या है? वो दोनों डायरेक्शन में है, और जाइलम में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है ना। चलिए, सारी चीजें बता चुकी हूं, मुझे अच्छे से याद है। और ये भी बताया था कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो उसके वजह से एक पुल क्रिएट होता है ना, एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है जिससे और पानी ऊपर की ओर खींचता है ना। सब बता चुकी हूं मैं। रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर अगर जुड़े हैं तो आप सबको सारी चीजें पता होंगी। ठीक, चलो, क्या पढ़ लिया? डाइजेशन पढ़ लिया, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, है ना, यानी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स भी पढ़ लिया। अब लास्ट लाइफ प्रोसेस पे आ जाओ, दैट इज एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो एक्सक्रीशन के लिए आपके पास क्या होती हैं? आपके पास आपकी किडनीज होती हैं, है ना, आपके पास आपकी किडनीज होती हैं, ब्रिक होता है। किडनी कितनी है नंबर में? 2। किडनी कितनी है नंबर में? 2 है नंबर में। ठीक है, इन किडनी से ये जो ट्यूब निकल रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यूरेटर। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं? यूरेटर नाम देते हैं। ठीक है, ट्यूब की तरह होता है ये यूरेटर। अच्छा, किडनी क्या करती है? किडनी जो है वो यूरिन बनाती है ना। जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किस में बदल देती है? उसको यूरिन में बदल देती है। ठीक है, तो ये यूरिन इस ट्यूब के द्वारा आपके यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो गया और इसके द्वारा बाहर निकल गया, मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल गया। ठीक, अगर आपकी किडनीज काम नहीं करेंगी तो क्या होगा? देखिए, एक सेकेंड,
एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, एक नाइट्रोजन युक्त वेस्ट अपशिष्ट होता है जो कहलाता है यूरिया, जो कहलाता है यूरिया। अब यूरिया आपके लिए अच्छा नहीं है ना, यूरिया आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ये यूरिया शरीर से बाहर निकलना चाहिए और इसको शरीर से बाहर निकालने का काम आपकी किडनीज करती है। आपकी किडनीज क्या करती हैं? इसी यूरिया का यूरिन बना देती है, इसी यूरिया का यूरिन बना देती है आपकी किडनीज। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर आप सोच लो कि अगर किडनी ठीक से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, तो ये यूरिया आपके ब्लड में जमा होता चला जाएगा, क्योंकि किडनी तो इसका यूरिन बना ही नहीं रही है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो उस स्थिति में क्या आपको जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है हीमोडायलिसिस की, हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। यानी जो काम आपकी किडनी करने में विफल हो चुकी है, तो आप बाहर से मदद ले रहे हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है। तो हीमोडायलिसिस किया जाता है तब जब आपकी किडनी काम करने में सक्षम नहीं है ना, जब आपकी किडनी काम करने में सक्षम नहीं, ये यूरिया आपके लिए अच्छा नहीं है। उस स्थिति में जब आपकी किडनी काम नहीं कर रही है तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। इसको हम क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये वाली चीज? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? ज्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की खास बात ये है, यस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यही है, किडनी ही फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है। ठीक है, तो चैप्टर में बात यही है कि ये पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस आप पढ़ चुके हो अलग अलग कक्षाओं में, है ना, और हर कक्षा में मैंने आपको उससे थोड़ी सी एडवांस चीजें ही बताई हैं, है ना। तो पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हो, तो फटाफट से हमने एक रिवीजन कर लिया, कुछ नई बातें सीखी, एक इक्की दुक्की, अदरवाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हो। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, हम लोग मंडे को हम लोग जो है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।